हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार सागर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज़। और लास्ट टाइम में फैक्ट शीट भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। आज की हमारी जो क्लास है उसमें फैक्ट शीट क्या होने वाला है, उसमें आज बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्य होने वाले हैं और प्रश्न तो वही रहेंगे सभी जनरल स्टडीज़ से। तो बिना समय गवाए करते हैं प्रारंभ। देखते हैं क्या है प्रश्न आज का पहला। तो जो भी विद्यार्थीगण चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करेंगे। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आप अन्यों से पीछे ना रहें। तो पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसको कब पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1986 में। ठीक है, 1986 में पारित किया गया था, याद रखेंगे। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? जो कृत्रिम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है वन, झील, समुद्र, बगीचा। तो कौन सा है? नहीं हम वन उगा सकते हैं इतनी बड़ी मात्रा में, ना ही हम समुद्र बना सकते हैं, ना ही हम झील। क्या है ये सारे प्राकृतिक पारितंत्र हैं, किंतु बगीचा जो गार्डन होता है उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है? कृत्रिम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए है जलवाष्प, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी ओजोन। आप सभी सोच रहे होंगे कि इसका जवाब कार्बन डाइऑक्साइड है, किंतु यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो जलवाष्प होती है वो अत्यधिक क्या होती है? सूर्य ताप है उसको अवशोषित करने के लिए सुबाध्य होती है। क्या सुबाध्य है? मतलब अच्छी होती है। तो इस प्रकार जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करेगी सबसे ज़्यादा? जलवाष्प। मैंने आपको बताया क्योंकि जल की जो गुप्त ऊष्मा अधिक होती है तो वो अवशोषण क्षमता भी क्या हो जाती है उसकी? अधिक हो जाती है, जो पार्थिव विकिरण को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। प्रश्न 4 है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है? इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप। तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका कन्याकुमारी। यदि आपसे कोई ये पूछने लगे कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कौन सा है, तब क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंदिरा पॉइंट। यदि वो मुख्य भूमि को शामिल नहीं करे और केवल सीधा ये बोल ले भारत के दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट हो जाता है। पांचवा प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट है कहाँ पर? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जो निकोबार का अंतिम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। पांचवा प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी पर्वतीय वन, डी मैंग्रोव वन। तो इसका क्या हो जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती से मतलब होता है जो अपने पत्तों को ऋतुओं के अनुसार गिरा देते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो हमारा हीट जोन होता है, ट्रॉपिकल जोन होता है, उसमें पाए जाते हैं। जैसे आपने यहाँ देख लेते हैं कर्नाटक, जो पश्चिमी घाट के जितने भी वो हैं वन, वो उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट के। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये विषुवत रेखीय प्रदेश। कौन से? विषुवत रेखीय प्रदेश। ठीक है, और पर्वतीय वन जो पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें अल्पाइन भी कहा दिया जाता है क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर इनके जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन होता है। मैंग्रोव वन आप सभी जानते हैं, जो डेल्टाई क्षेत्रों में, जो जलीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं वो मैंग्रोव वन। जैसा अपना जो सुंदरवन का डेल्टा है वो मैंग्रोव वन ही है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है।
ये विविधता से तात्पर्य जैव विविधता से है। किससे? जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता से है। तो हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। जैसे हिमालय है ये तो कहा है कि इन्होंने पश्चिमी भाग, इधर के भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, मतलब इधर क्या है? चौड़ा है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाता है भाई। आप देखेंगे जो हमारा कश्मीर हिमालय है और क्या है, उत्तराखंड हिमालय है, हिमाचल हिमालय है, उसमें क्या है? अत्यधिक चौड़ाई है, उसमें अत्यधिक चौड़ाई है। सबसे ज़्यादा चौड़ा जो है वही है काराकोरम वाली पर्वत श्रेणी का जो है। हाँ, ये सही है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा, जो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। ये सही है कि इस भाग में क्या है? जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इस प्रकार के आंसर हो जाता है। दूसरा गलत था हमारा, 1 ए आंसर हो जाता है इसका। 7वां प्रश्न है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती। तो इसमें कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? नर्मदा। 8वां प्रश्न है चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी रेगूर। तो इसकी कौन सी होती? अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय और संतुलित वर्षा क्या हो? ढालीय क्षेत्र हो जिससे कि वर्षा का पानी रुके ना। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, वर्षा से मतलब चाय से संबंधित। मानसून निवर्तन होता है पश्चिमी तट से पूर्वी तट, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व भारत से पश्चिम तट, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। निवर्तन का होता है आना। ठीक है, तो उत्तर पूर्व भारत से पश्चिमी तट। ठीक है, उत्तर पूर्व। जो निवर्तन होता है लौटना, मतलब आना, वापस आना जैसे। ठीक है, तो भारत में 2 प्रकार से वर्षा होती है। कौन सी? दक्षिण पश्चिमी मानसून से, एक उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून क्या होता है? जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है उसी का निवर्तन। जैसे ये हो गया। ठीक है, ये भारत मान लेते हैं हम कुछ समय के लिए। और ये क्यों, कौन सा मानसून हो गया है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, अब जो ये लौट कर आएगा निवर्तन ये क्या कहलाएगा हमारा? उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून, और इसे ही क्या कह दिया जाता है? मानसून निवर्तन। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका? मानसून विक्षोभ। मानसून विक्षोभ याद रखेंगे। इसी की वजह से जो क्या होता है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है इसी के द्वारा वर्षा होती है उसमें। जाड़ों की जो वर्षा होती है वो मानसून निवर्तन के द्वारा होती है। याद रखेंगे, काफ़ी कुछ है इसमें। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? जो वेनेजुएला देश है उसकी राजधानी कहाँ है? तो कराकास। ठीक है, कौन सी राजधानी है? कराकास। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? क्या है? सुमेलित नहीं है। ये अंतिम जो शब्द होते हैं, की पॉइंट्स, की वर्ड्स, उनको आप अवश्य जरूर ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है? गलत हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा ये भारत चक्रवात, मतलब जो चक्रवात हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनके नाम दिए हैं और देश, संबंधित देश दिए हैं किस नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा भारत चक्रवात, हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी लगा कर हम आगे बढ़ जाते, किंतु ऐसे क्या हो जाता है? गलत। इसलिए मैं कहता हूँ जो कीवर्ड्स हैं उनको अवश्य देख लिया करें। भारत चक्रवात सही है, चीन टाइफून सही है, ऑस्ट्रेलिया विली विली सही है, अमेरिका वाग्यो गलत है। अमेरिका में जो उत्पन्न होते हैं वो एक तो होते हैं हरिकेन। कौन से? हरिकेन। ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं? टॉर्नेडो। जो टॉर्नेडो होते हैं वो भी अमेरिका में ही बनते हैं। जो टॉर्नेडो होते हैं वे एक स्थलीय उष्णकटिबंधीय, कौन से होते हैं? स्थलीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक तो उष्णकटिबंधीय, एक शीतोष्ण। शीतोष्ण को क्या कह दिया जाता है? वायुउष्ण चक्रवात।
12वां, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा के पास, कर्क एवं मकर रेखा के बीच, ध्रुवीय क्षेत्रों के पास, ठंडे समुद्र तट के पास। ये कहाँ पाई जाती है? कर्क एवं मकर रेखा के बीच, जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसके मध्य पाई जाती है। अगर बात करता हूँ कोरल रीफ की, तो कोरल रीफ क्या है? एक प्रकार के समुद्री जीव हैं। ये कैसे जीव हैं? सहजीवी। सहजीवी मतलब जो किसी अन्य के साथ अन्योन्य क्रिया कर कर जीवित रहते हैं। अन्योन्य क्रिया किससे करते हैं? ये करते हैं जूजेंथली। किससे? जूजेंथली। ठीक है, जूजेंथली नामक एक प्लावक होता है, शैवाल होता है। उससे क्या करते हैं? ये 60% भोजन जो है इससे ग्रहण करते हैं, 40% बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और इसको क्या देते हैं ये? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, विनिमय। इस प्रकार क्या करते हैं? सहजीवन जीते हैं। अगर बात की जाए इनके लिए कितना तापमान अनुकूल होता है, समुद्री जो तापमान होता है वो 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस। 13वां प्रश्न, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसका संबंध किससे है? मूल अधिकारों से, नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से। मूल अधिकारों और मूल कर्तव्य दोनों से, तो इसका क्या है? मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य क्या है? भाग भाग 4A, भाग जो 4A है उसमें जो प्रबंधित प्रावधान है वो क्या है? मूल कर्तव्य है। ठीक है, मूल कर्तव्य किसके लिए है? नागरिकों के लिए। ये प्रवर्तनीय है या नहीं? तो ये अप्रवर्तनीय है, मतलब इनको न्यायालय में भी प्रवर्तन नहीं किया जा सकता, लागू नहीं कराया जा सकता, किंतु मौलिक अधिकारों को कराया जा सकता। किसके थ्रू? जो हमारी 5 रिट होती हैं। 5 क्या होती हैं? रिट। उसके माध्यम से हम क्या करा सकते हैं? उनको प्रवर्तन, मूल अधिकारों को। लेकिन नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य को प्रवर्तनीय नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं, न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता, मैटरनिटी लीव, कौन सी? मैटरनिटी लीव के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वह अनुच्छेद बताना है कि जिसमें मातृत्व सहायता और मानवीय कार्यदशाओं के प्रावधान किया गया है। ठीक, तो इसमें कौन सा हो जाता है हमारे पास? अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? कि यह एक तो मानवीय दशाएं हैं उनमें कार्य कराने की अवसर प्रदान करेगा, और मातृत्व सहायता जो मैटरनिटी लीव होती है उसको प्रोवाइड कराएगा। ये है क्या? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद रखेंगे। 15वां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। 15वां, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत है? इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, तो ये भी गलत है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये भी गलत है। किसकी बात चल रही? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं, ये भी गलत, संसद द्वारा। तो इस प्रकार क्या हो जाते हैं? उपयुक्त सभी उपयुक्त सभी गलत हो जाते हैं। क्या आंसर हुआ इसका? डी। 1 मिनट क्या क्या आने लगा। 16वां प्रश्न है हमारे पास कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? ठीक है, ये बताना है। जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या और मंत्रियों की संख्या में कितना 1 मिनट, तो इसकी कितने % होती है? इसकी 15%, मतलब
कोई भी अगर राज्य है तो उसमें जो मंत्रियों की संख्या होगी मुख्यमंत्री सहित उस विधानसभा की 15% होगी। ठीक है, माना जैसे किसी राज्य में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 100 हैं, तो उसके जो मंत्री हो सकते हैं प्रधान मुख्यमंत्री सहित केवल 15 हो सकते हैं, क्योंकि 100 का 15% 15। 17वां प्रश्न है, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार। इसका किसके अंतर्गत आता है? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, कि वो क्या करता है? आदेश देता है। रिट कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? हैवियस कॉर्पस, और कौन सी होती है? मैंडेमस, और प्रोहिबिशन, ठीक है, क्यू वारंटो एंड सर्जरी। सर्जरी, तो ये 5 रिट होती हैं। और अगला प्रश्न है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? 1964, 1985, 1984, 1989। तो ये कब किया गया था? 1985 में। दल बदल, दल बदल जो किस अनुसूची में है? अनुसूची 10 में, अनुसूची 10 में। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ये किस अधिनियम द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919। ये कल की वीडियो है, उसमें भी बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अब कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करे? तो 20 का हो जाता है हमारे पास अनुच्छेद 78 में। किसमें? अनुच्छेद 78 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काल्म के नाम से जाना जाता है? कौन सा देश है जो प्रातःकाल मतलब शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका कौन सा होता है? दक्षिणी कोरिया। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया को प्रातःकाल की शांति की भूमि कहा जाता है। 22वां विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जो विश्व जल संरक्षण दिवस है मनाया जाता है तो 22 मार्च को। 22 मार्च को एक याद रखना ओजोन का, ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाया जाता है। 23वां प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन ए में कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन बी है सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन सी बनारस अधिवेशन 1905, डी है मद्रास अधिवेशन 1908। तो 23 का हमारे पास जो होता है वो बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के लिए अनुमोदन किया गया था। क्यों किया गया था? जो बंगाल विभाजन था, कौन सा? बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, ठीक है। सॉरी। 24वां कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव, जो कांग्रेस की कार्य समिति थी, कार्य मंत्रणा समिति थी, उसमें भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन। तो ये पारित किया गया था हमारा 14 जून 1947 को। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेबेल, ये ली नहीं है, सी राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये लॉर्ड बेबेल, जो लॉर्ड बेबेल थे उस समय भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल, तो उनके अधीन क्या थे? संविधान सभा की गठन हुआ था सभा का। जो सी राजगोपालाचारी हैं वो कौन है? मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय
गवर्नर जनरल या वायसराय, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। अंतिम भी वही था, ब्रिटिश जो सरकार थी उसका, और भारतीय स्वतंत्रता का भी, स्वतंत्रता के बाद भी कौन सा था, ये ही पहला था, ठीक है। श्री राजगोपालचारी प्रथम भारतीय थे। 26वां प्रश्न है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी, ठीक है। जो मंगल पांडे थे 1957 की क्रांति के जो मूल कारण बने थे, तो उन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी कब दी थी। 26 का, इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। इस दिन को हम क्या किस रूप में मनाते हैं, पांडे, ठीक है, मंगल पांडे के बलिदान के रूप में। 27वां, भावी आंदोलन। भावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा बंगाल, संयुक्त प्रांत, असम, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इनमें से क्या नहीं था, असम नहीं था। जो भावी आंदोलन था उसका प्रभाव इस क्षेत्र में नहीं था। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं V.S. नायपॉल, थियोडोर मॉरिसन, R.C. दत्त, M.G. रानाडे। तो इसका क्या है, V.S. नायपॉल, ठीक है। जो एरिया ऑफ डार्कनेस है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करनी है। सूरत की संधि है, पूना की संधि है, पुरंदर की संधि है, देवगांव की संधि है। सूची द्वितीय में है 65, 1803, 1817, 1775, इनको मिलान करना है। तो क्या होता है, सूरत की संधि, सूरत की जो संधि थी वो 1775 ईस्वी, ठीक है। सूरत की संधि 1775 ईस्वी। पूना की संधि, पूना की संधि हुई थी 1817 ईस्वी। जो मराठा थे, मराठों का अंतिम युद्ध था, वो उसके थ्रू 1857 ईस्वी में एक पूना की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 ईस्वी। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। देवगांव की संधि कब हुई थी, देवगांव की संधि हुई थी 1803। जो पुरंदर की संधि है वो 1665 नहीं है, ठीक है। क्या है वो, 1765, 1765, इसको सही कर लेंगे हम, 1765 है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, गार्गी संहिता, राजतरंगिणी। तो इसका आंसर क्या होता है, मृच्छकटिकम जो है, मृच्छकटिकम, उससे गुप्त काल की जानकारी मिलती है। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी हिंदू, और ऑप्शन डी सिख। तो ये किस धर्म से संबंधित थे, जैन से। कलिंग शासक खारवेल, ठीक है। कलिंग शासक जो थे खारवेल, उनका एक क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख भी है, जिससे यह पता चलता है कि ये जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन सा इनका अभिलेख है, कौन सा है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी, याद रखेंगे, ये तो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस किस शासक किस शासक से संबंधित है। जो भीतरी स्तंभ लेख है किस शासक से संबंधित है, तो वो शासक हैं कौन, स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त कौन थे, ये जो कुमार गुप्त थे, कुमार गुप्त के पुत्र थे। कुमार गुप्त किसके पुत्र थे, वो समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के पिताजी कौन थे, वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, नहीं सॉरी, जो समुद्रगुप्त थे उनके पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पुत्र थे वो कौन थे, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के पुत्र थे स्कंदगुप्त। 33वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है।
तो ये किन शासकों के द्वारा निर्मित है, ये हमें बताना है। तो ये पल्लव, कौन थे? पल्लव शासक, उनके द्वारा निर्मित है। 34वां प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सैंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस, ये सैड्रोकोटस है लेकिन है कौन? सैंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? ऑप्शन ए है प्लूटार्क, एरियन, जस्टिन, डायोडोरस। तो ये किसने लिखा था? एरियन ने। एरियन कौन था? एक यूनानी इतिहासकार। 35वां, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? जो किसी ध्वनि का प्रभाव होता है मस्तिष्क में, उसकी जो संवेदना होती है वो कितने समय तक होती है? तो वो हमारी 1/10 सेकंड। कितनी? 1/10 सेकंड, या यूँ कहें 10 नैनो सेकंड। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? ए कॉर्निया, बी कोराइड, सी रेटिना, डी आइरिस। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? आइरिस। जो प्रकाश की मात्रा होती है उसको नियंत्रित कौन करती है? आइरिस। मतलब कभी छोटा तो कभी बड़ी हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? फेफड़ा, वृक्क, यकृत, हृदय। तो ये किस में जाकर छनती हैं? वृक्क, जो किडनी होती हैं हमारी, किडनी होती हैं उसमें क्या होती हैं? ये छनती हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो बायोलॉजी के अभी प्रश्न आए थे प्रीवियस 2 प्रश्न जो थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका कितना होता है? 55 से 60% जो भाग होता है रक्त का वो प्लाज्मा होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरोजीन। ठीक है, फ्लोरीजीन। तो इसका क्या होता है? फ्लोरीजीन। आप फ्लोरीजीन को कैसे याद कर सकते हैं? फ्लोरो, फ्लोरो क्या? फ्लोवर। ठीक। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसका क्या होता? परावर्तन एवं अपवर्तन। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसे सहसंजक बल। क्या कहा जाता है? सहसंजक बल। जैसे हम अगर पानी में उंगली डालते हैं तो हमारे क्या हो जाता है? उंगली पर पानी लग जाता है, किंतु यदि हम किसी वनस्पति के पत्ते को डालते हैं तब उस पर नहीं चिपक पाता है पानी। तो वो किसकी वजह से? सहसंजक बल के। असंजक बल इसका विपरीत होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिफल, बी अवकारक, सी अभिकारक, डी ऑक्सीकारक। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे अभिकारक। और जो बनकर आता है, जो बनकर आता है उसको क्या कह दिया जाता है? उत्पाद। ठीक है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है उसको बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक का याद कर लेंगे इसको। उत्प्रेरक जैविक उत्प्रेरक भी होते हैं जब हम क्या करते हैं? किन्हीं जीवों के माध्यम से उत्प्रेरित करते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को। 43 प्रश्न है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? अगर कोई क्षार है उसको जल में घोल रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? OH- हाइड्रोक्साइड आयन। कौन से? OH-। इसका मतलब विलयन क्या हो जाएगा? क्षारीय विलयन बन जाएगा। नींबू के रस का pH मान होता है 1.5, 2.2, 7.4, डी 1। तो 44 का क्या हो जाता? जो 2.2 होता है उसको अत्यधिक अम्लीय बना देता है। उसका pH क्या होता है? 2.2। pH से तात्पर्य होता है एक स्केल होती है। ठीक, इधर से कहाँ तक होते हैं? 14 तक, इधर से 0। ये क्या हो गया? 7। अगर किसी की वैल्यू 7 है तो वो क्या है? उदासीन, मतलब न क्षार्य है न अम्लीय है। यदि वो 7 से 14 तक है तो क्या हो जाएगी? क्षार्य है। अगर 0 से 7 तक है तो वो क्या हो जाएगी? अम्लीय। याद रखेंगे इसे, अम्लीय हो जाती है और ये क्षारीय।
45वां, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ताप के कारण, दाब के कारण, समुद्र से दूरी के कारण, श्यानता के कारण। तो ये किसके कारण होता? श्यानता के कारण। जो विस्कोसिटी होती उसके कारण बादल कहाँ है? वायुमंडल में तैर लेते हैं। ठीक। 46वां, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलोफाइटस, सियोफाइटस, थियोफाइटस, परमोफाइटस। ठीक है, तो इसका कौन सा होता है हमारा? सियोफाइटस। जो शैडो में होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनको सियोफाइटस कह दिया जाता है। हेलोफाइटस क्या होते हैं? जो लवणीय जल में। हेलोफाइटस लवणीय जल में, जो लवणीय जल में पैदा होते हैं। 47वां, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जो मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किन दो देशों के बीच है? तो ये किसके बीच है? रूस एवं फिनलैंड। रूस एवं फिनलैंड के बीच है। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जो जैव विविधता दिवस है, बायोडाइवर्सिटी डे है, वो कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को। याद रखेंगे इसे, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2007 में। 2007 में। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म क्या होती? नेशनल फूड सिक्योरिटी मैने जो मिशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। 50वां प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? जो प्राक्कलन होती है मुद्रास्फीति का, उसका सबसे प्रचलित माप कौन सा है? WPI, IIP, PPI या CPI। जो हम मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का प्रचलित मानक लेते हैं वो एक क्या होता है? WPI। ठीक है, और दूसरा क्या लेते हैं? CPI। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो कौन सा है हमारा? CPI। कौन सा? CPI। CPI क्या होता? कोस्ट पर इंडेक्स। ठीक है, इसी आज हमने 50 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? स्मरणीय तथ्य, जो हमारी फैक्ट शीट है उसके तरफ। आज संबंधित किससे है? गौतम बुद्ध से। तो बिना समय गवाए करते हैं प्रारंभ। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्मरणीय तथ्य। तो क्या है आज कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ पर है? नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, ये तिथि याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब तिथि नहीं पूछी जाती हैं अधिकतर, लेकिन ये स्थान याद रखना है। क्या स्थान? ठीक है, कुशीनारा, जो कुशी के मल थे वहाँ पर। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी, कौन सी? फल्गु नदी, दूसरा नाम क्या है उसका? पुनपुन। पुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। याद रखेंगे इसे। पुनपुन दे देगा वो फुलकुल नहीं तो। लेकिन ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न, कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश था वो कब दिया था और कहाँ दिया था? तो पहला एवं सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? सारनाथ में। ठीक, पहला दिया था सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश दिया थे श्रावस्ती। बौद्ध धर्म आत्मा की परिकल्पना नहीं करता है, जबकि पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है। पुनर्जन्म की परिकल्पना किस पर आधारित होती है? उसकी पुनरुत्पाद के। ठीक है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष थी? 15 वर्ष। यदि 15 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति है तो उसको बौद्ध संघ है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जो पहले बौद्ध में शामिल होते थे उनको क्या कह दिया जाता था? श्रमणिक। ठीक, दूसरे क्या कहलाते थे हमारे? जो भिक्षु होते थे, भिक्खु। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। ठीक है, जो स्त्री रत्न, इसको याद रखेंगे। स्त्री रत्न घोषित किया था आम्रपाली को। आम्रपाली कौन थी? एक वैश्या थी। सर एडविन अर्नोल्ड
सर एडविन अर्नॉल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। जो लाइट ऑफ एशिया था वो किसने कहा था, इसको भी याद रखेंगे, सर एडविन अर्नॉल्ड ने। ठीक है, अभी हम सभा देख रहे हैं कि जैसे बौद्ध धर्म की कितनी संगति हुई थी, चार सभा हुई थी। कब कब हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी, किस किस ने की थी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, किंतु अवश्य याद करें इसे। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। किसने कराई थी, अजात शत्रु ने। अध्यक्ष कौन थे इसके, महाकश्यप। ठीक है, अजात शत्रु अजात शत्रु किस वंश से थे, हर्यक वंश। जो अजात शत्रु थे हर्यक वंश से थे। द्वितीय संगति 300 सॉरी 383 ईसा पूर्व में कराई गई थी। स्थान वैशाली, अध्यक्ष सभा कामिनी। और जो शासन काल था किसका था, काला शोक का, काला शोक। ये कौन सा वंश था, नागवंश। तृतीय संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्र तिस्म इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल किसका था, अशोक। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य थे उसके शासक थे। चतुर्थ संगति 98 ईस्वी में किसने की थी, कनिष्क के द्वारा की गई थी। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। स्थान कहाँ था, कश्मीर का कुंडलवन। कहाँ, कश्मीर का कुंडलवन। 1000 बार, न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि चतुर्थ संगति किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के। तो इन्हें याद रखना प्लीज़। पैट वूट का जिसका भी एग्ज़ाम हो, पैट टैट सुपर टैट, ये पूछे जाता है। अब चलते हैं जैन धर्म की तरफ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर कौन से थे, 22वें थे अरिष्टनेमी और जो 23वें थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। यहाँ तीर्थकर है या तीर्थंकर, बात एक ही है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी। सन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहाँ हुआ था, कुंडाग्राम, वैशाली। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी, पावापुरी। ठीक है, पावापुरी। ये पावा के मल कहलाते थे। और गौतम बुद्ध की कहाँ हुई थी, कुशीनारा, वो कुशी के मल कहलाते थे। ये मल क्या मतलब, एक जो गणराज्य होते थे इनको संबोधित करने के लिए नाम होता था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी पूछा जाता है। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत किस नदी के, ये नदियां भाई याद रखना, नदियां पूछी जाती हैं। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और गौतम बुद्ध को पुनपुन नदी, जो फल्गु नदी थी, पीपल वृक्ष के नीचे। इन्हें ऋजुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे। महावीर के शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया जाता है। महावीर ने पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास किया था। और क्या किया था, क्या कि आत्मा को भी स्वीकार किया था। किंतु इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक कण कण में आत्मा है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव पदार्थ हो। स्यादवाद और अनेकांतवाद से संबंधित जैन धर्म है। मतलब जो इसका दर्शन है वो स्यादवाद और अनेकांतवाद। स्यादवाद का मतलब सभी सही हैं, शायद, जैसे कहते हैं अपन कि शायद हो सकता है। तो इस प्रकार का इसने क्या दिया था, दर्शन। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, चंपा, याद रखना है। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जमाली। कौन थे, दामाद जमाली। इन्हें कहीं कहीं जैमलिन भी लिख दिया जाता है, शायद जैमलिन थ्रो इन्हीं से आया हो। जैन संगतियाँ कब कब हुई थी, प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र। और द्वितीय संगति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी। कौन थे इसके अध्यक्ष, क्षमाश्रवण। तो इस प्रकार हमने जो मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य थे बौद्ध और जैन धर्म से देखे। किंतु अभी इनकी एक पूरा सीरीज चलेगी इन तथ्यों की, क्योंकि बौद्ध धर्म से भी बहुत अधिक संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं। हीनयान महायान से
और इसी प्रकार जो जैन था दिगंबर एंड श्वेतांबर, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगली नेक्स्ट सीरीज जब भी होगी हम उसमें ये करा देंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अधिक पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि जिससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको दिन प्रतिदिन ऐसे ही अच्छे वीडियो कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। थैंक यू।